हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सेल। आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में। सो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, जॉब सीकर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी कंपनी की वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो recruitment is a process of identifying the sources for prospective candidate to stimulate them to apply for the job in the organization. It involves seeking and attracting a pool of people from which qualified candidates for job vacancies can be chosen. तो हमारी कंपनी में एक वैकेंट पोजीशन खाली है जिसे हम फिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो भी जॉब सीकर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी कंपनी में आइए और अप्लाई करिए इस वैकेंट पोजीशन के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, हम डिफरेंट सोर्सेज से करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या दो सोर्सेज से होता है, एक इंटरनल सोर्सेज होते हैं और एक एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज होते हैं जैसे कि ट्रांसफ़र, प्रमोशंस, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय। तो हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। ट्रांसफ़र, मान लीजिए कि आपकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि एक ब्रांच से अपने किसी एम्प्लॉय को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हो, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र। तो आपकी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप क्या कर रहे हो, अपने एक एम्प्लॉय को दूसरी सेम ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने को ट्रांसफ़र कहते हैं। प्रमोशन क्या होता है, जहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय है वो किसी लोअर पोजीशन पे काम कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसको एक बड़ी पोजीशन पर प्रमोट कर दे रहे हो, इसे कहते हैं प्रमोशन। जहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको एक हायर पोजीशन और हायर स्टेटस एंड हायर पे के साथ आप उसे बड़ी पोजीशन ऑफर कर रहे हो। री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय का क्या होता है, मान लीजिए कि कोई आपका एक्स एम्प्लॉय है जो पहले मान लीजिए कि वो रिटायर हो चुके थे या पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनको वापस से हायर कर रहे हो, इसे कहते हैं री एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे क्या मेरिट्स होती हैं इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करने के। तो इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करने के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था उसे ऑलरेडी कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, तो हमें उसे बाद में कुछ ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा। वो ऑलरेडी हमारी कंपनी के बारे में इनफ जानता है, उनका क्या स्ट्रक्चर है कंपनी का, एवरीथिंग। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, इससे कंपनी का क्या होता है ना, मोरल हाई होता है, एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है। मान लीजिए आपने उसे प्रमोट किया एक लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन पे विद हायर पे स्केल एंड स्टेटस के साथ, तो उनका क्या होगा कि उनका मोरल हाई होगा और वो ऑन मन ला के काम करेंगे। प्रमोशन से और भी एक चीज़ होती है कि जो कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है वो और भी एफर्ट्स डालता है अपने जॉब में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसको देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें भी प्रमोशन मिल सकती है, और बाकी लोग भी उसकी तरफ काम करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि, और दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है ना वो भी बच जाता है। अगर अपने एक नई एम्प्लॉय को लेकर आओगे तो आप उसे ट्रेनिंग के लिए भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ट्रेन करना पड़ेगा, उसे टाइम देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और आपके पैसे भी बचेंगे जो ट्रेनिंग पे यूज़ हो जाते हैं। इसके साथ क्या होता है, हम अपने जो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो उसकी हम बेस्ट कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं एम्प्लॉय की, हम वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए उनके पास कोई बहुत अच्छी नॉलेज है या टैलेंट है जो कि हमारी कंपनी को ज़रूरत है, तो ये इस टाइम पर ये बहुत अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट की कॉस्ट जो होती है इंटरनल, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट आती है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल लेस कॉस्ट आती ही नहीं है कॉस्ट, हम ये भी कह सकते हैं। तो उसके बाद हम मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि क्या डीमेरिट्स होते हैं अगर आप इंटरनल सोर्सेज से किसी को हायर करते हैं, मतलब अपने ही एम्प्लॉय को इंटरनल सोर्सेज से आप हायर कर रहे हो। तो बेटर क्वालिफाइड आउटसाइडर में नॉट बी रीच बाय द मैनेजमेंट। येस, दिस कैन बी द प्रोसेस, जहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वालिफाइड जो मेंबर्स होते हैं ना, हम मान लीजिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ के, तो जो आपके क्वालिफाइड आउटसाइडर्स होते हैं ना वो आपके मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाते। तो आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ही तक टैलेंट आपका सीमित रहेगा, आप आउटसाइडर क्रिएटिविटी नहीं देख पाओगे। इसके साथ साथ आपका जो मैन पावर होता है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है
क्योंकि वंस अ मैन ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन ही विल स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक इंसान ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो वो लंबे समय तक वहीं पे रहता है, मतलब जॉब नहीं छोड़ता। तो उससे क्या होता है, आपकी कंपनी में न्यू टैलेंट नहीं आ पाता है। इसके साथ साथ जो प्रमोशंस होते हैं उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए एक दो लोग साथ में काम करते थे, एक का प्रमोशन हो गया और एक का प्रमोशन नहीं हुआ, इससे क्या होगा कि दोनों में क्लैश आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा देयर माइट बी अ क्लैश बिटवीन द फैक्टर्स लाइक सीनियरिटी एंड द एबिलिटी। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैनेजर्स में लीड टू फेवरेटिज्म। इसके साथ साथ क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या आ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। और अगर हेल्दी कंपटीशन रहता है तो ठीक है, बट अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं है, वो बिल्कुल राइवलरी में बदल चुकी है, विच मीन्स वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। व्हाट आर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज हिंडर्ड बाय द लिमिटेड टैलेंट ऑफ द इनसाइडर्स। अगर इनसाइडर्स के पास एक लिमिटेड टैलेंट है और हमारी कंपनी उसी लिमिटेड टैलेंट के बीच में ही रह जाएगी, वो आउटसाइड द वर्ल्ड के पास जो क्रिएटिविटी है वो नहीं देख पाएगी, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के। तो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो बहुत सारे हैं यहाँ पर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है, एडवर्टाइजिंग हो सकती है, कैजुअल कॉलर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कैंपस प्लेसमेंट होती है, वहाँ से हो सकता है, रेफरल से हो सकता है, किसी ने रिकमेंड कर दिया, हमने वहाँ से किसी को हायर किया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, एंड या वेब पब्लिशिंग एंड टेलीकास्टिंग से भी हो सकता है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि कोई सिंपली हम आए और हमने रिक्रूट कर लिया। एडवर्टाइजिंग, हमने कहीं एडवर्टाइजिंग देखी हमने और उसके थ्रू हमने अप्लाई किया है। कैजुअल कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं कि अच्छा वैकेंसी खाली है, या आप हैं यहाँ पे, हमारे पास वैकेंसी खाली है, आप अप्लाई करना चाहोगे, ऐसे करके। या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में होता है कि कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, कोई कंपनी जाती है वहाँ पर और उसके बाद वहाँ पर इंटरव्यू लेती है बच्चों का, जो बच्चे उन्हें अच्छे लगते हैं उन्हें वो सेलेक्ट कर लेती है। इस तरीके से भी होता है। अब क्या मेरिट्स होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के, तो एक्सटर्नल सोर्सेज के भी अपने ही फ़ायदे हैं। जैसे कि हमें क्वालिफाइड जॉब, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलता है, वाइडर चॉइस होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से बीच में से हमें एक बेस्ट पर्सन को राइट फिट, जो राइट कह सकते हैं राइट कैंडिडेट चूज़ करने का मौका मिलता है। टैलेंट फ्रेश होता है, जाहिर सी बात है हमारे पास न्यू क्रिएटिविटी मिलेगी। जब हम बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो हमें कोई ऐसा दिखेगा वहाँ पे जो बाकियों से डिफरेंट होगा, जिसके पास क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो ये यंग जनरेशन हम कह सकते हैं या फिर एक जनरेशन नहीं भी कहें, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो कंपटीशन की स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है और हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड। इसके बाद हम डीमेरिट्स की बात करें तो देखते हैं कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर हम बाहर से किसी को हायर कर रहे हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ को बुरा लगेगा। मान लीजिए कोई एक आदमी, कोई आपका एक एम्प्लॉय है जो लोअर पोजीशन पे काम कर रहा है, उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो बस उसी पोजीशन पे सालों से लगा हुआ है। लेकिन आप सडनली क्या करते हो, बाहर से एक एम्प्लॉय को लेकर जिसके पास कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसके पास टैलेंट है पर एक्सपीरियंस नहीं, बट आपने उसको सीनियर पोजीशन ऑफर कर दी, एंड वो अभी उसकी एज छोटी है और जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है लो पोजीशन, उसकी एज बड़ी है। तो इससे क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। मैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं अब तक सीनियर पोजीशन नहीं पहुँच पाया और कोई कल का आया ही मैं सीनियर पोजीशन में बैठ गया, ऐसा होता है। लेंदी प्रोसेस, येस इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। अगर हम देखें सिलेक्शन की प्रोसेस को तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जहाँ पर पहले जॉब वैकेंट है, फिर जॉब अप्लाई की जाएगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी, फिर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद जाके अगेन एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जहाँ पे सीईओ या हायर पोजीशन के लोग इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद जाकर कहीं पर जॉब मिलती है, एक कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। वेरी लेंदी प्रोसेस, और इसीलिए वो कॉस्टली भी है। जितना लेंदी प्रोसेस उतना ही कॉस्टली प्रोसेस। एंड अनसर्टन रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा होता है आप इतना सारा इंटरव्यू ले लेते हो लेकिन आपको राइट कैंडिडेट नहीं मिलता, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें रीसेंट ट्रेंड्स जो अभी रीसेंट ट्रेंड जो रिक्रूटमेंट में चल रहा है उसमें बात करें तो आउटसोर्सिंग, पोर्चिंग एंड रेटिंग, वेबसाइट एंड ई रिक्रूटमेंट, इंटर्नशिप एंड वॉक इन इंटरव्यू। येस इट्स ट्रू। अभी हम जानते होंगे तो देखा होगा आपने आउटसोर्सिंग, ऐसे आप कंपनीज़ क्या होती है ना, मान लीजिए
बड़ी बड़ी कंपनी मिंत्रा ले लेते हैं। मिंत्रा जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को खुद हायर नहीं करती, वो एक थर्ड पार्टी रखती है जो उनके बिहाफ पर रिक्रूट करते हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पर रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। कि मुझे मान लीजिए मैं मिंत्रा हूँ और मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बट मैं जाकर वो सारा प्रोसेस, इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करने वाली क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड कंपनी को दिया कि प्लीज़ आप मेरे लिए एक सुटेबल कैंडिडेट हायर करिए जिसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो वो मेरे बिहाफ पर, मिंत्रा के लिए, मतलब मेरे बिहाफ पर वो हायर करेगा, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगा, दैट्स आउटसोर्सिंग। वेबसाइट्स और ई रिक्रूटमेंट भी होता है। इसके साथ इंटर्नशिप तो आपने देखी होंगी कि पहले किसी को रखने से पहले क्या करते हैं, इंटर्नशिप पे रख लेते हैं कि चलिए आप 1 महीना 6 महीने इंटर्नशिप करिए, अगर आप मुझे बढ़िया लगेंगे तो मैं आपको परमानेंट कर लूँगा, ऐसा भी होता है। वॉक इन इंटरव्यू बहुत फेमस है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बता देंगे वॉक इन, आप आइए, अपना रेज्यूमे लेकर आइए, मुझे इंटरव्यू दीजिए, अगर आप मुझे अच्छे लगे तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, अदरवाइज नो। ये भी होता, ऐसा भी होता है, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये चीज़, वॉक इन इंटरव्यू। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या एक सुइटेबल कैंडिडेट को चूज़ करते हैं करंट पोजीशन के लिए या फ्यूचर पोजीशन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ राइट पर्सन फॉर द पर्टिकुलर जॉब। मैंने आपको बताया भी था कि रिक्रूटमेंट ही वो सिलेक्शन एक प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट एक एंड पॉइंट है जहाँ पे हम एक बंदे को हायर ही कर लेते हैं अपनी कंपनी में, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन जो होता है वो नेगेटिव प्रोसेस है। येस, वाई इट इज़ नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोगों को छांटते हुए चलते हैं। पहले में मान लीजिए 100 लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद मुझे उनमें से सिर्फ मान लीजिए 50 लोगों का रिज्यूमे बढ़िया लगा, तो मैंने उन 50 को बुलाया, बाकी 50 को हटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सिर्फ 30 लोग अच्छे लगे, 20 लोग अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने उस 50 में से भी 20 को हटा दिया, 30 को रख लिया। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू पे रिटन टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट में भी सिर्फ 20 लोग क्वालिफाई कर पाए, 10 लोग वो भी नहीं कर पाए, फिर 20 बचे। ऐसे करते करते क्या होता है, जाकर हम 1-2 कैंडिडेट पे बचते हैं, और ये इसलिए नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली रिजेक्ट करते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को। और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, वहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, इसलिए उसे हम पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। और ये क्रिटिकल प्रोसेस भी है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हैवी इन्वेस्टमेंट करती है कि हमें एक अच्छा राइट टाइप ऑफ पर्सन मिल पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग की कॉस्ट भी आती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इंडक्शन कॉस्ट मतलब होता है जहाँ पे एक नए एम्प्लॉय को मैंने हायर किया, तो अब मैं उसे कंपनी के बारे में क्या तौर तरीके, कंपनी के कैसे कंपनी वर्क करती है, उसे कहते हैं इंडक्शन, बताना उसे। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में। तो जैसे ही हमने बात की थी, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंट पोजीशन एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर देम। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अब मैं उन्हें कैसे कहूँ कि आइए आप मेरी कंपनी में अप्लाई करिए, तो आई हैव टू मेक देम टू अप्लाई फॉर माई कंपनी, राइट। तो मुझे करना पड़ेगा कि आप वो ऐसा कुछ हो कि वो मेरी कंपनी में आके अप्लाई करें। तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं उनकी वैकेंट पोजीशन के लिए, और फिर हम उन्हें अप्लाई वो ऐसा करते हैं कि वो हमारे लिए अप्लाई, हमारी कंपनी के लिए अप्लाई करें। लेकिन सिलेक्शन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम उन्हें जॉब ऑफर करते हैं, पहले हम राइट कैंडिडेट चूज़ करेंगे, फिर उसे जॉब ऑफर करेंगे। फिर क्या होता है, रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जहाँ पर सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। इट्स एम इज़ टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंट पोजीशन जॉब्स। येस, मान लीजिए मेरी कंपनी में मेरे को ये होगा कि मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग अप्लाई करें ताकि मेरे पास चॉइस हो एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने की। तो ये इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि वो हमारी कंपनी में जॉब अप्लाई करें, इनका एम ये है। लेकिन सिलेक्शन का एम होता है कि हम एक राइट पर्सन को पिक करें अपनी वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए। प्रोसीजर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे कि हमारी कंपनी में वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं और प्लीज़ आप अप्लाई करिए एग्ज़ाम और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एज आई टोल्ड यू, कि फॉर्म को फिल करो, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर बैकग्राउंड चेक होगा, ये सब सारे प्रोसेस आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके आप सेलेक्ट होगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट, रिक्रूटमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रिक्रूटमेंट सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, प्लीज़ अप्लाई करिए और कोशिश करिए कि आप सेलेक्ट हो जाएं। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन सिलेक्शन क्या है, अगर आपने एक बार एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखोगे ना, कि आपको यहाँ पे आप मेरे एम्प्लॉय हो एंड आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हो वहाँ पर।
कोई रिक्रूटमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि कितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई, जितने लोग आप चाह रहे हैं उतने लोग अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल का ही सिलेक्शन होता है। अब देखा होगा आपने, जितने एग्जाम्स बार निकलते हैं कितने लोग भरते हैं, पर सेलेक्ट उसमें से बस मान लीजिए लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, फिर उसमें से 1000-2000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। दिस इज सेम दैट थिंग। ओके, उसके बाद हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। क्या बेनिफिट्स होते हैं सिलेक्शन के? सिलेक्शन के बेनिफिट्स क्या है कि हम क्या करते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सुटेबल वर्क प्लेस। अगर हमने एक अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है अपनी जॉब की पोजीशन के लिए, तो हमारी एम्प्लॉय की ग्रोथ पक्की है। तो ये मेन रीज़न है। बेनिफिट तो ये कि हमारा ग्रोथ पक्का है। और इसके साथ साथ अगर उसकी एफिशिएंसी हायर होगी तो हम अपने ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के हैं वो भी क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और जो द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स विल बी कंसिडर्ड लो इफ सुटेबल एम्प्लॉयर प्लेस्ड। अगर हम राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे बैठने देते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ना एक्सीडेंट्स के चांसेस बिल्कुल लो होते हैं, क्योंकि उसे उस एरिया की सारी नॉलेज होती है। और इसी तरह से हमें सिलेक्शन हमेशा करनी चाहिए कि हम उस कैंडिडेट को उसकी क्वालिफाइड पोजीशन के लिए ही सेलेक्ट करें। इसके बाद क्या होता है, व्हेन पीपल गेट जॉब ऑफ देयर टेस्ट एंड चॉइस दे गेट अ हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। यस, अगर आपको इस फील्ड में, आपको कोई फील्ड है, मान लीजिए आपको फैशन फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर आप फैशन फील्ड की इंडस्ट्री में सेलेक्ट होते हो किसी जॉब के लिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस जॉब को करने में, और आप रोज़ नए चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करोगे। पर अगर आप मान लीजिए आपको फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आपको ना तो वो इंडस्ट्री में ना आपसे रोज़ ना कुछ मिस्टेक्स होती रहेंगी और आपको बोल्डम लगेगा, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा उस काम को करने में, और ना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो जो क्वालिफाइड है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसका मोरल जो है वो ऑलरेडी हाई रहेगा और बाकियों का भी वो मोरल हाई करेगा, उन्हें मोटिवेट करके। अब स्टेप्स क्या होते हैं सिलेक्शन के? अगर मैं सिलेक्शन के स्टेप्स की बात करूं तो ये एज आई टोल्ड यू क्वाइट लेंदी स्टेप्स होता है, बट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। अभी यहाँ पे हम सिर्फ स्टेप्स के बारे में थोड़ा समझेंगे और मैं बाकी जो इसका प्रोसेस है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो आप उस कंपनी में गए और वहाँ पर बात की कि कि यहाँ पे ये इस पोजीशन के लिए खाली है, और फिर आप बताते हो कि अच्छा मेरी ये क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? तो वो आपको बताएंगे कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, कि वहाँ पे यही क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपके पास है कि नहीं है, इट्स बेसिक। अगर नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करोगे? तो पहले होती से इसे कहते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अगर मान लीजिए वहाँ पे किसी बीकॉम या एमबीए के स्टूडेंट की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है और आपने बीएससी कर रखा है, तो इस इंटरव्यू में आप आउट हो जाओगे, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। फिर सेकेंड पर आओगे स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन भर रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है, एप्लीकेशन भर रहे हो, फिर आपके एप्लीकेशन को देखा जा रहा है, फिर आपको बुलाया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो रहा है, आप टेस्ट क्लियर कर चुके हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा फाइनल इंटरव्यू। आप टेस्ट को पास करने के बाद अब आपका फाइनल इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चंस या आपके फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद देखा जाएगा आपके रेफरेंस, अगर आपको रेफरेंस किसी ने आपको रेफ़र किया हुआ है या फिर वो सब चीज़ें, तो वो चेक की जाएंगी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप देखिएगा आप मेंटली फिजिकली फिट हो कि नहीं हो इस जॉब को करने के लिए, एंड उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट लेटर। इन सब के बाद आता है कि ओके आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हो। इन सारे प्रोसेस को अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे उस पोजीशन पर बैठने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड आई होप यू लाइक दिस। फॉलो फॉर मोर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।